हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, और चाइल्ड साइकोलॉजी का चैप्टर्स के हम क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है? शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है? मानव जीवन में कार्य कुशलता और गुणों का विकास करना, या केवल धन को कमाना, केवल पढ़ना लिखना सिखाना, या फिर भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करना। तो शिक्षा का जो प्रमुख कार्य होता है, मानव को उसके जीवन में उसके जितने भी कार्य हैं उनमें उन्हें कुशल बनाना, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कार्य कुशलता और गुणों को विकसित करना शिक्षा का प्रमुख कार्य होता है। मैकाइवर के शब्दों में राष्ट्र की उन्नति किस पर निर्भर करती है? केवल आर्थिक स्थिति पर, उसके राष्ट्रीय गुण और सामाजिक इकाइयों पर, या फिर केवल सेना की शक्ति पर, या फिर पड़ोसी राष्ट्रों के सहयोग पर। तो मैकाइवर ने राष्ट्र की उन्नति के लिए क्या हमें बताया है कि राष्ट्रीय उन्नति किस पर होनी चाहिए? उसके गुण और सामाजिक इकाइयों पर, कि आपके राष्ट्र के अंदर जितने अच्छे नागरिक होंगे, उनके अंदर जितने अच्छे गुण होंगे, आपकी जो समाज है उसकी इकाई उतनी ही ज्यादा बेहतर होती है और उतने ही अच्छे राष्ट्र का क्या करते हैं, वो निर्माण कर पाएंगे। लोकतंत्र की स्वतंत्रता किस चीज का में लोकतंत्र की सफलता के लिए किस चीज का सफल होना बहुत आवश्यक है? केवल चुनाव प्रक्रिया का, नेतृत्व का, सरकारी नीतियों का, या विदेशी व्यापार का? तो किसी देश में लोकतंत्र के सफल होने का सबसे ज्यादा उसके लिए क्या आवश्यक है? नेतृत्व। एक अच्छे नेतृत्व से हम लोकतंत्र को क्या कर सकते हैं, बेहतर तरीके से लागू कर सकते हैं। लोकतंत्र में मिलने वाले आपको अधिकारों के बारे में जान पाएंगे। लोकतंत्र के सही अर्थों को वो समझाने में आपकी क्या करता है, सहायता करता है। तो एक अच्छा नेतृत्व यानी कोई एक ऐसा व्यक्ति लीडर हो जो आपको क्या करे, आपको आपके देश को इस चीज की गाइडेंस दे कि लोकतंत्र क्या है, उसका कितना महत्वपूर्ण स्थान हमारे जीवन में है। तो इसके लिए एक अच्छे नेतृत्व की क्या होती है, हमें आवश्यकता होती है। सच्चे नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण के साथ साथ और क्या आवश्यक है? मतलब एक अच्छा नेतृत्व, एक अच्छी गाइडेंस आपको चाहिए, तो उस गाइडेंस के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक हमारे लिए क्या है? अधिक धन, विदेशों में भ्रमण, त्याग की भावना, या केवल शैक्षिक योग्यता? तो सच्चे नेतृत्व के साथ साथ क्या आवश्यक है हमारे लिए? शैक्षिक योग्यता। कि अगर आप अच्छे प्रकार से शिक्षित हैं तो आप बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी संगठन को, किसी ग्रुप को क्या कर सकता है, गाइडेंस दे सकता है। तो शिक्षा जो है उसके साथ बहुत जरूरी है। अगर आप एक अच्छे नेतृत्व के व्यक्ति हैं और आपके पास नॉलेज भी है तो आप लोकतंत्र को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। राष्ट्रीय विकास का महत्वपूर्ण आधार क्या है? उच्च औद्योगिक विकास, शिक्षा, विशाल सेना, या प्राकृतिक संसाधन? तो राष्ट्रीय किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? एक शिक्षा का होना। कि जितनी बेहतर आपकी शिक्षा, एजुकेशन की क्वालिटी होगी, उतना ही अच्छा आपके राष्ट्र का निर्माण होगा, उतनी ही बेहतर आपके राष्ट्र में जो है विकास की ओर हम चल सकेंगे। राष्ट्रीय एकता के अभाव में राष्ट्र कैसा हो जाता है? मतलब अगर राष्ट्रीय एकता की कमी है हमारे राष्ट्र में, तो आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से शक्तिशाली, आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से क्या होगा, दुर्बल होगा, केवल आर्थिक रूप से मजबूत होगा, या सांस्कृतिक रूप से उन्नति करेगा? तो क्या होगा अगर आपके देश में क्या है, एकता की भावना की कमी है, तो यह आपके देश को अंदर और बाहर दोनों से क्या बनाता है, दुर्बल बनाता है। अंदर आपके देश के जो समाज के लोग हैं वो आपस में लड़कर अपने देश को क्या कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, और इसका फायदा कौन उठाता है? बाहरी क्षेत्र के बाहरी लोग उठाते हैं, और वो आपके देश पर नियंत्रण करना चाहते हैं। शिक्षा का एक प्रमुख कार्य क्या है जो लोगों को नैतिक रूप से क्या कर सकता है, प्रशिक्षित कर सकता है? तो राजनीतिक चेतना का विकास करना, कुशल श्रमिकों की पूर्ति करना,
नैतिकता का विकास करना या सामाजिक कुशलता को विकसित करना। तो हम कहेंगे कि किसी भी शिक्षा का एक प्रमुख कार्य क्या होता है कि जो लोगों के अंदर नैतिक प्रशिक्षण को लेकर आए, तो उसे हम नैतिक विकास के द्वारा लेकर आ सकते हैं। मतलब नैतिक रूप से क्या हो, उन्हें इन चीजों का ज्ञान हो कि नैतिकता क्या होती है, कैसे अपने कर्तव्यों का आपको पालन करना चाहिए। तो उसके लिए नैतिकता का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार एशिया में प्रजातंत्र की सफलता हमारे रहने की इच्छा पर निर्भर करती है। ये आर्थिक विकास है, राजनीतिक विकास है, व्यक्तिगत बलिदान है, या फिर तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार एशिया में प्रजातंत्र जो है वो हमारे सफलता, हमारे रहने की इच्छा पर निर्भर करती है, और इसके साथ साथ किस पर निर्भर करेगी, आपके व्यक्तिगत बलिदान पर। ठीक है, कि अगर आप अपने आधार पर कुछ चीजों का त्याग नहीं करेंगे तो आप प्रजातंत्र में नहीं रह सकते। तो आपने देखा है अपने देश के इतिहास को जब पढ़ा है कि कितने लोगों ने क्या दिया है, आपके देश को स्वतंत्र कराने के लिए बलिदान दिया है। ठीक है, अगर हर व्यक्ति ये सोचता कि मैं त्याग क्यों करूं, तो कभी भी आप इस चीज को प्राप्त नहीं कर पाते। तो व्यक्तिगत मतलब आप अपने स्तर पर, दूसरों से इच्छा बाद में कीजिए, पहले आप अपने स्तर पर चीजों को छोड़ने के लिए, चीजों को त्यागने के लिए अगर तैयार होते हैं, तो आप प्रजातंत्र को हमेशा बनाए रख सकते हैं, प्रजातंत्र को अच्छे से जो है अपने राष्ट्र में लागू कर सकेंगे। शिक्षा को कैसे प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए, धन कमाने की, परोपकार और सेवा की, राष्ट्र के हित को प्रमुखता देने की, या सामाजिक प्रतिष्ठा की। तो शिक्षा, शिक्षा को कैसी प्रेरणा देनी चाहिए, शिक्षा को प्रेरणा देना चाहिए हमारे राष्ट्र के हित को प्रमुखता की। शिक्षा आपको ये सिखाए कि सबसे ज्यादा प्रमुख, सबसे ज्यादा पहले स्थान पर क्या आता है, आपका देश, आपका राष्ट्र आता है। उसके बाद किसी भी चीज को आपको क्या देना है, स्थान देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बात किसकी हो रही है, प्राथमिकता की। कि मान लीजिए कोई भी कार्य करना है, उसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता आप किसके देंगे, अपने राष्ट्र के हित को। कि अगर वो कार्य करने से आपके राष्ट्र का हित होता है, तब आप उसे कर रहे हैं। ठीक है, आप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद है, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए। आप ये देखिए कि क्या वो आपके राष्ट्र के लिए अच्छा है, आपके राष्ट्र को इससे क्या लाभ होगा। तो सबसे ज्यादा आपको अपने देश को क्या देनी है, प्राथमिकता देनी है। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो आपके मन में इस विचार को लेकर आए। ठीक है, कि राष्ट्र हित क्या है, सर्वोपरि है। राष्ट्रीय एकता में बाधक कौन से कारक बनते हैं, जाति, भाषा, प्रांत, धर्म और संकीर्णता, उच्च शिक्षा, आर्थिक समृद्धि, या राजनीतिक स्थिरता। तो आपने देखा है कि जब भी आप राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, इसमें जो बाधाएं आपको देखने को मिलती हैं वो है जाति, भाषा और प्रांत, धर्म। कि लोग इनके आधार पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आपने देखा है बहुत से राज्य क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाषा हमारी अलग है, भाषा के आधार पर अलग राज्य का निर्माण कर दिया जाए। ठीक है, बहुत से लोग ये चाहते हैं कि धर्म के आधार पर, जैसे कि चीजों को क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए। तो ये चीज क्या करती है, ये आपके अंदर भाईचारा जो है उसको कम करती है। ठीक है, तो हम प्रांत के लिए लड़ रहे हैं, आपने देखा कोई क्षेत्र है जो प्रांत के लिए लड़ रहा है, कुछ लोग जाति के लिए लड़ रहे हैं, तो ये राष्ट्रीय एकता को क्या करते हैं, कम करते हैं। प्रशासन का महत्वपूर्ण तत्व क्या है, जिसके बिना स्कूल के प्रत्येक वस्तु अव्यस्त रहती है, अनुशासन, संगठन, शिक्षण विधि, या पुस्तकें। तो प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जिसके बिना कोई भी आपकी वस्तु सही स्थान पर नहीं रहेगी, वो व्यवस्था कैसी रहेगी, अस्त व्यस्त रहेगी। तो वो है संगठन। कि संगठन आपको क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको हर एक चीज की व्यवस्था करके देता है। ठीक है, और उस व्यवस्था से आपका हर कार्य जो है संचालित होता है। योजना बनाना किस प्रकार का कार्य है, शारीरिक, बौद्धिक, कलात्मक, या साधारण। तो किसी भी कार्य के लिए योजना का निर्माण करना क्या है, एक तरह का बौद्धिक कार्य है। कि हम अपनी बुद्धि के आधार पर सबसे पहले इस चीज के बारे में विचार करते हैं, या फिर इसका निरीक्षण करते हैं कि हमारी आवश्यकता क्या है। ठीक है, आवश्यकता के बाद हम क्या करते हैं, किसी योजना का निर्माण करते हैं।
फिर हम उसकी लाभ और हानि के बारे में भी क्या करते हैं, विचार करते हैं। तो हर एक चीज में क्या है, आपकी बुद्धि काम कर रही है, ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी काम कर रही है। तो ये क्या है, एक तरह का मानसिक काम है और हमारी बुद्धि से संबंधित है। योजना को लक्ष्य पूर्ण रूप से स्पष्ट किसके सामने होना चाहिए। योजना का जो लक्ष्य है पूर्ण रूप से स्पष्ट किसके सामने होना चाहिए, छात्रों के सामने, अभिभावकों के सामने, प्रबंधन के सामने, बाहरी दुनिया के सामने। तो कभी भी जब आप योजना बनाते हैं तो उस योजना को बनाने से पहले हम क्या करते हैं, पहले हमारा लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो हमने पहली बात की थी कि किसी भी काम को करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले अपने लिए एक उद्देश्य का निर्धारण कर लेते हैं कि हमारा उद्देश्य यानी एम क्या है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने लिए एक प्लानिंग करते हैं, यानी यहाँ पे एक तरह का योजना बनाते हैं। फिर उस योजना को कैसे लागू किया जाएगा, ठीक है, उसके लिए आप मेथड या तरीकों का चयन करते हैं, ठीक है। अंत में आप क्या करते हैं, उसका इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। तो वो जो एम है वो हमें कहाँ ले जाता है, अपने लक्ष्य के तरफ लेकर जाता है। और ये चीज किसके सामने स्पष्ट होनी चाहिए, प्रबंधन के सामने, ठीक है, कि जो हमारी मैनेजमेंट है उनका लक्ष्य कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि उन्हें किस चीज को अचीव करना है। उसके बाद हर चीज को क्या करते हैं, हम तैयार करते हैं। संगठन किसका एकीकरण करता है, केवल छात्रों का, केवल शिक्षकों का, विभिन्न संसाधनों का, या केवल धन का। तो हमने देखा था कि जो संगठन है वो आपके लिए हर एक चीज की व्यवस्था प्रबंधन करता है, ठीक है। तो इसमें हर प्रकार का संसाधन आ जाता है। तो विभिन्न संसाधनों का क्या कर रहा है, वो हमारे लिए व्यवस्था कर रहा है, एकीकरण कर रहा है, बहुत सारी चीजों को एक ही स्थान पर ले आता है। दिशा का अर्थ क्या है, शिक्षकों की भर्ती करना, स्कूल के कार्य संचालन में मार्गदर्शन करना, परीक्षा लेना, या पाठ्यक्रम तैयार करना। तो दिशा यानी ये डायरेक्शन वाली दिशा नहीं होती, इसे हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, एक तरह का गाइडलाइन है, ठीक है। और ये गाइडलाइन क्या करती है, आपको आपके स्कूल के कार्यों को संचालित करने में आपका मार्गदर्शन करती है, ठीक है, कि आपको ये बताती है कि किस दिशा में आपको कार्य करना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपको लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, समन्वय का तात्पर्य किन तत्वों के परस्पर संबंध है। समन्वय यानी संतुलन, ठीक है। तो जितने भी संगठन और प्रबंधन से संबंधित तत्व हैं, केवल छात्रों और शिक्षकों में, केवल प्राचार्य और प्रबंधन में, केवल पुस्तकालय और प्रयोगशाला में। तो समन्वय, ठीक है, यानी संतुलन से तात्पर्य किससे है, उन तत्वों से जो हमें हर एक चीज के आपस के संबंधों के बारे में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। तो जितने भी संगठन है, जितने भी हमारे प्रबंधन के तत्व है, मतलब जितनी भी हमारी मैनेजमेंट की एलिमेंट है, उन सभी के बीच में क्या होना चाहिए, अच्छा संबंध होना चाहिए। कुशलता पूर्वक एक स्थान पर मिलकर कार्य करने से समन्वय किसका अपव्यय रोक सकता है, ठीक है, कि अगर आप एक ही स्थान पर अच्छे प्रकार से कार्य करते हैं तो इसके संतुलन से हम किस चीज को खराब होने से रोक सकते हैं, केवल धन को, श्रम और शक्ति दोनों को, केवल समय को, या केवल सामग्री को। तो इससे क्या होता है, हम अपने श्रम यानी अपनी मेहनत को खराब होने से और अपनी शक्ति ऊर्जा दोनों को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। कि अगर आप सही प्रकार से संतुलन बनाकर काम करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, तो आप अपनी, दूसरों की शक्ति और दूसरों के समय, परिश्रम दोनों को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। नियंत्रण क्या कहलाता है, केवल पाठ्यक्रम का निर्माण करना, केवल शिक्षकों का परीक्षण करना, समूची प्रशासन प्रक्रिया का निरीक्षण एवं नियंत्रण करना, या केवल बजट बनाना। तो नियंत्रण क्या है, नियंत्रण यानी कि कंट्रोल, और कंट्रोल किसका होना चाहिए, हमारी पूरी समाज जो प्रशासन प्रक्रिया है उसका निरीक्षण जो है वो कैसा होना चाहिए, नियंत्रित होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, कि जो आपकी मैनेजमेंट है वो हर एक चीज को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, ठीक है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अनकंट्रोलेबल है, ठीक है। तो हर एक चीज को व्यवस्थित तरीके से लागू करने के लिए
उस पर नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। तो वो नियंत्रण कौन लेकर आता है? वो मैनेजमेंट लेकर आती है। फिर नियंत्रण के द्वारा किस के परिणामों का मूल्यांकन किया जा सकता है? किसी किसी छात्र के, किसी छात्रों के, किसी किसी भी चीज का, या फिर केवल शिक्षकों का, या केवल प्रधानाचार्य या फिर प्राचार्य का? तो नियंत्रण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज का, ठीक है, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो शिक्षक हो या प्राचार्य है, हर एक चीज का क्या कर सकते हैं? मूल्यांकन कर सकते हैं। कोई चीज फिक्स नहीं है कि कंट्रोल करने के बाद सिर्फ आप इस चीज को ही जांच सकते हैं, बाकी चीजों को नहीं जांच सकते। तो सभी को हम क्या कर सकते हैं? इससे मूल्यांकित कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। अच्छे स्टाफ का चुनाव किसकी आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए? प्रबंधन की रुचि के अनुसार, विद्यालय के अनुसार, सरकार की नीतियों के अनुसार, या फिर छात्रों के पसंद के अनुसार? तो अच्छे स्टाफ का चयन किसके आधार पर होना चाहिए? अध्यापक की सॉरी, विद्यालय की आवश्यकता के आधार पर। ठीक है, अच्छे स्टाफ का आप क्या कर सकते हैं? चयन कर सकते हैं। अध्यापक के किस प्रकार के कार्यों का निरीक्षण हमें करना चाहिए? विद्यार्थियों के प्रतिदिन उपस्थित तथा समय पर पहुंचना, केवल वार्षिक उत्सव का, केवल खेलकूद का, या केवल लाइब्रेरी के काम का? तो अध्यापक किस प्रकार कार्यों का निरीक्षण कर सकता है? विद्यार्थियों के प्रतिदिन उपस्थित और समय पर पहुंचने का वो क्या कर सकता है? निरीक्षण कर सकता है, जांच कर सकता है, जिससे हमें ये पता लगता है बच्चा अपनी गतिविधियों में कितना एक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 22, मूल्यांकन को शिक्षा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण तत्व क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके बिना धन की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कार्य तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक कि उसके परिणामों का उचित मूल्यांकन ना कर लिया जाए, क्योंकि यह छात्रों को सजा देता है, या फिर क्योंकि यह केवल रिकॉर्ड बनाने के लिए आवश्यक है। तो मूल्यांकन को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग हम इसलिए मानते हैं क्योंकि ये क्या करता है? मूल्यांकन के बिना हमारा जो कार्य है वो पूरा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हमारे लिए मूल्यांकन करना क्या है? बहुत आवश्यक है। और उसके परिणामों से हम क्या कर सकते हैं? अपने कार्यों का निरीक्षण कर सकते हैं। फिर है रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट का विवरण। किसका विवरण रखना कठिन होता है? रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट में किसका विवरण रखना कठिन होता है? केवल भवन का, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनका संपूर्ण विवरण, केवल फर्नीचर का, या केवल पानी का? तो रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट में किसका विवरण रखना कठिन कार्य है? सभी, प्रत्येक व्यक्ति का और उसके संपूर्ण विवरण का। ठीक है, मतलब कि हर व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी किसी रिपोर्ट या रिकॉर्ड में मेंशन करना एक मुश्किल काम है। अध्यापक को किसका रजिस्टर रखना चाहिए? केवल उपस्थिति का, केवल प्रवेश और स्कूल छोड़ने का, मूल्यांकन का, या उपयुक्त सभी का? तो अध्यापक को उपयुक्त सभी का रजिस्टर जो है रखना आवश्यक होता है। उनके पास ये भी उन्हें पता होना चाहिए कि पर क्लास, मतलब जिस भी क्लास की बात होती है यहाँ पे, कि आप जिस भी क्लास की क्या है, टीचर है, क्लास टीचर जिसे आप बोलते हैं, उनके पास ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कि उनकी क्लास में जो बच्चे हैं वो कितने प्रेजेंट या absent है हर दिन। ठीक है, कितने बच्चों ने उनके कक्षा को, मतलब उसके स्कूल को जो है वो छोड़ा है, तो उनकी एसएलसी के बारे में पता होना चाहिए। फिर उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में उन्हें पता होना चाहिए। तो हर एक रजिस्टर को वो क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं, या उनमें उपस्थित सूचनाओं को वो अपने पास रख सकते हैं। स्कूल प्रभाव उत्पादन से क्या अभिप्राय है? केवल अधिक धन कमाने से, अपने शैक्षणिक उद्देश्यों को पूरा करने में सफल होना, केवल बड़ा भवन होना, केवल अधिक छात्र होना? तो स्कूल प्रभाव उत्पादन मतलब स्कूल के कारण का प्रभाव इतना अच्छा होना चाहिए कि उससे आपका उत्पादन अच्छा हो। इसे हम कहते हैं कि अपने शैक्षणिक उद्देश्यों को पूर्ण रूप से क्या करना? सफल करना। कि आपकी शिक्षा के जो भी उद्देश्य हैं वो अगर पूरी तरह से सफल हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि आपका जो स्कूल है उसका उत्पादन क्या है? अच्छा हो रहा है।
संस्थागत योजनाओं की आवश्यकता किस पर निर्भर होनी चाहिए? केवल प्रबंधन की इच्छा पर, शिक्षकों की आवश्यकता पर, या फिर छात्रों की आवश्यकता पर? तो संस्थागत योजना की आवश्यकता जो है वो शिक्षकों की आवश्यकता के आधार पर होनी चाहिए। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, संसाधनों के सर्वेक्षण के 3 वर्ग कौन से बताए गए हैं? केवल प्राकृतिक संसाधन, केवल भौतिक और मानवीय संसाधन, ठीक है, या फिर केवल स्कूल की लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, या फिर बिल्डिंग उपकरण, स्कूल शिक्षा बोर्ड से प्राप्त संसाधन, या फिर सामुदायिक केंद्र जैसे बैंक, फैक्ट्री या फिर केंद्र आदि, या फिर केवल आर्थिक संसाधन। तो संसाधनों की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, संसाधनों के 3 वर्ग हैं। और 3 वर्गों में क्या आता है, एक तो आप कहिए कि आपके पास भौतिक संसाधन आते हैं, मतलब वो संसाधन जो स्कूल आपको उपलब्ध कराएगा। कुछ ऐसे संसाधन जो आपको समुदाय उपलब्ध कराता है, जैसे ये भी हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपके आसपास के क्षेत्र में बैंक होना चाहिए, केंद्र होने चाहिए। ये भी क्या आपके लिए संसाधन, मतलब सामान्य स्तर पर कह सकते हैं कि आपके लिए सुविधाएं, ठीक है। तो स्कूली स्तर पर सुविधाएं तो चाहिए, ठीक है। उसमें आप भौतिक और मानवीय संसाधन रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा समुदाय भी हमें क्या करता है, कुछ फैसिलिटीज देता है, और उनमें उसे भी हम क्या कहते हैं, संसाधन का ही एक रूप कहते हैं। उपयुक्त संसाधनों की जानकारी क्यों आवश्यक है? केवल दिखावे के लिए, उचित कार्य योजना का निर्माण करने के लिए, केवल धन को खर्चने के लिए, या फिर केवल बाहरी लोगों को प्रभावित करने के लिए? तो सभी संसाधनों की आपके पास जानकारी होगी तो इससे क्या होगा, आपके कार्य की योजनाओं का आप क्या कर सकते हैं, उचित निर्माण कर सकते हैं। मतलब अपने कार्य के आधार पर आप अच्छी योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं जो आपके कार्यों को बेहतर रूप से संचालित करने में क्या करती है, आपकी सहायता करती है। सुधार कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए क्या आवश्यक है? केवल भाषण, केवल विद्यालय आवश्यकताओं और संसाधनों का सर्वेक्षण करना, केवल नए भवन का निर्माण करना, केवल नए पाठ्यक्रम का निर्धारण करना? तो किसी भी सुधार कार्यक्रम के लिए क्या आवश्यक है? विद्यालय की आवश्यकताओं और संसाधनों का सर्वेक्षण करना, कि आपको ये पता होना चाहिए आपके विद्यालय की आवश्यकताएं क्या है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपने अध्यापकों से पूछा, बच्चों से पूछा, आपने उन आवश्यकताओं की जानकारी ले ली, उसके बाद भी आपको क्या करना है, आपको उन आवश्यकताओं का स्वयं क्या करना होता है, निरीक्षण करना होता है। मतलब आप स्वयं क्या करें, जाकर जांच करें कि आप वास्तव में उस चीज की आवश्यकता है या नहीं है। तो ये आपका क्या है, एक जॉब रोल है सुधार कार्यक्रम के लिए। प्रत्येक सुधार कार्यक्रम में किस विषय पर बात होनी चाहिए? केवल समस्याओं पर, केवल वित्तीय योगदान पर, उपयोगिता, समस्याएं, सीमाएं व लाभ और मूल्यांकन और पृष्ठभूमि पर, केवल शिक्षकों की नियुक्ति पर? तो प्रत्येक सुधार कार्यक्रम में किस विषय पर बात होनी चाहिए? उसकी उपयोगिता, समस्याएं, सीमाएं, लाभ और मूल्यांकन की पृष्ठभूमि पर, ठीक है। कि आपको किसी भी सुधार कार्यक्रम के लिए उसकी मतलब की जरूरत है, उपयोगिता क्या है उसकी, ठीक है, क्यों आवश्यक है वो, ये पता होना चाहिए। समस्याओं का पता होना चाहिए, ठीक है। आपको उसके लाभ और हानि का पता होना चाहिए, उसको मूल्यांकित कर सकें, ठीक है, कि आपको ये पता होना चाहिए कि कितना जरूरी है। और अंत में उसका आधार क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर सुधार कार्यक्रम परियोजना किस रूप में लेती है? केवल सिद्धांत के रूप में, जड़ गतिविधियों के रूप में, या फिर केवल बैठकों के लिए, या केवल कागजी कार्रवाइयों के लिए? तो सुधार कार्यक्रम परियोजना किसका रूप लेती है? सिद्धांतों का रूप ले लेती है।
कि आपने किसी नियम के आधार पर सुधार कार्यक्रम को क्या किया है, संचालित किया है। मैक्स वेबर, हेनरी टेलर आदि विद्वानों ने विद्यालय को किस रूप में माना है? केवल एक इमारत के रूप में, आदर्श संगठन या नौकरशाही संस्था के रूप में, खेल के मैदान के रूप में, या फिर केवल पढ़ने का स्थान? तो हमने पढ़ा था कि ये सब ये मानते हैं कि स्कूल क्या है, एक नौकरशाही संगठन है, जहां पर हर व्यक्ति क्या करता है, दूसरी व्यक्ति की बातों को मानकर उसकी बातों का अनुसरण करता है। टेलर के अनुसार विद्यालय के प्रबंधन में सर्वोच्च और अधिकतम उपलब्धि किन नियमों के प्रयोग पर होती है? केवल नैतिक नियमों के ऊपर, वैज्ञानिक नियमों के आधार पर, केवल सरकारी नियमों के लिए, या फिर सामाजिक नियमों के आधार पर? तो हम कहेंगे कि टेलर के अनुसार विद्यालय प्रबंध में सर्वोच्च और अधिकतम उपलब्धि केवल सरकारी नियमों के आधार पर होती है। ठीक है, कि उस आधार पर हमें क्या करना है, विद्यालय में अच्छे प्रबंध करने होते हैं। नहीं, सरकार जो नियम लागू करती है विद्यालय के लिए, आपको उसको मानना जरूरी होता है। ठीक है, और अगर आप उनको लागू करते हैं तो वो आपके लिए उपलब्धि का कारण भी बनते हैं। विद्यालय एक प्रणाली क्यों है? क्योंकि यह केवल एक ही विभाग से चलता है, क्योंकि यह कई तत्वों का समूह है जो एक दूसरे के सहयोग से एकीकृत रूप से कुछ पूर्व उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या है, प्रयासरत है। क्योंकि यह केवल छात्रों को शिक्षित करता है, क्योंकि यह केवल पुस्तकें रखता है। तो विद्यालय एक प्रणाली है क्योंकि यह क्या है, तत्वों का समूह है और एक दूसरे को सहयोग करता है, एकीकृत प्रणाली है। ठीक है, और निश्चित लक्ष्यों के लिए क्या करता है, ये कार्य करता है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल उपयुक्त है। खुला टॉपिंग्स प्रणाली का क्या अर्थ है? केवल बंद कमरों में काम करना, आंतरिक प्रक्रियाओं के द्वारा परिणामों को का एक समूह, केवल बाहरी सहायता, या फिर केवल धन को एकत्रित करना। ठीक है, तो खुला टॉपिंग्स का मतलब क्या होता है, आंतरिक आंतरिक प्रक्रियाओं का क्या है, ये परिणाम का एक समूह है, कि जितनी भी आपकी इंटरनल प्रोसेस होती है उनका क्या है, एक ग्रुप है ये। क्वेश्चन नंबर 36, विद्यालय के आंतरिक तत्व कौन से बताए गए हैं? केवल प्रधानाचार्य, केवल शिक्षक और छात्र, शिक्षक, प्रधानाचार्य, छात्र एवं अन्य कर्मचारी, या केवल चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी? ठीक है, तो आंतरिक तत्व जो आपके विद्यालय को क्या करते हैं, इंटरनली सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और उन आंतरिक तत्वों में महत्वपूर्ण कौन होता है, आपके प्रधानाचार्य। ठीक है, वो क्या है, एक तरह का इंटरनल एलिमेंट है जो पूरे स्कूल को क्या करते हैं, संचालित करते हैं। चेंज कर लो इसको, इसमें ना ये सही है, ऑप्शन सी। क्योंकि विद्यालय संगठन है और संगठन किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता है, तो इसके लिए शिक्षक भी आवश्यक है, प्रधानाचार्य भी आवश्यक है, और इसके साथ साथ छात्र भी जरूरी होते हैं, उनके बिना भी स्कूल नहीं चल सकता। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। विद्यालय का एकमात्र उद्देश्य क्या बताया गया है? केवल परीक्षा में पास करना, सामाजिक संगठनों के उत्तम नागरिक बनाना, केवल खेल कूद करना, या केवल अनुशासन को सिखाना? तो विद्यालय क्या है, एकमात्र विद्यालय का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, कि वो एक सामाजिक संगठन नो में के उत्तम नागरिक बनाएगा। ठीक है, सामाजिक संगठन के लिए क्या करेगा, उत्तम नागरिकों का निर्माण करेगा। विद्यालय का योगदान समाज की अनेक प्रकार की कैसी परिस्थितियों में महत्वपूर्ण होता है? केवल खुशी के समय, जैसे प्रथम भ्रमण, अस्पष्टता को मिटाना, सामाजिक सेवा और समाज में अकाल्पनिक
उत्स- उत्सन्न संकटाकालीन मतलब संकट में आने वाली परिस्थिति, जैसे बाढ़, अकाल, सूखा, या फिर केवल युद्ध के समय। तो विद्यालय का योगदान समाज में अनेक रूपों से होता है, ठीक है। और इन रूपों में विद्यालय की भूमिका क्या देखने को मिलती है हमें, कि वो आपको हर एक चीज के लिए तैयार करता है, ठीक है। वो आपके अंदर एक समानता का भाव लेकर आता है, ठीक है। तो ऊंच नीच, जात पात, ऐसी जो बातें हैं उनसे आपको दूर रखता है। समाज में जो संकट आने वाले हैं उनके बारे में भी आपको अवगत कराते हैं। विद्यालय में जैसे सिखाया जाता है कि अगर बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, ठीक है, तो कैसे कैसे अपने आप को बचाएं, कैसे दूसरों की सुरक्षा करें, तो इस चीज के लिए भी वो आपको नॉलेज देता है। क्वेश्चन नंबर 39। विद्यालय की सॉरी विकास की कौन सी अवस्था विकास के मध्य, जहां पुरानी रूपरेखा समाप्त होती है, वहीं पर शरीर बालक का शरीर नवीन रूपरेखा को क्या करता है, ग्रहण करता है। इससे क्या संबंध है, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन से, नई रूपरेखा ग्रहण करने से, विकास की घोषणा करने से, या विकास का क्या है, ये एक तरह का प्रतिमान है। तो ये क्या है, नई नवीन रूपरेखा को ग्रहण करना है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, ये हमारी विकास की अवस्था से संबंधित है। बालक के शारीरिक और मानसिक रूपरेखा में परिवर्तन कब होते हैं, केवल बचपन में, वृद्ध अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, या शैशव अवस्था में। तो बच्चे की शारीरिक और मानसिक रूपरेखा में परिवर्तन जो है वो कब होता है, कब तक होते हैं, ठीक है। तो ये प्रौढ़ अवस्था तक होते हैं, उसके बाद कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता। तो जैसे कि जैसे जैसे आप वृद्ध हो रहे हैं, आपका शारीरिक संरचना बदलती है, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, जो स्किन है वो क्या हो जाती है, लटकने लगती है, ठीक है। तो वो प्रौढ़ अवस्था में शारीरिक और मानसिक दोनों परिवर्तन आपने देखा है कि बुजुर्ग व्यक्ति भी उतने ही हठी होते हैं जैसे बच्चे होते हैं, कई कई बार वो ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। तो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन कब तक आते हैं, वृद्ध अवस्था तक आते हैं, ठीक है। बालक की कलाई के एक्सरे चित्र द्वारा किसकी घोषणा की जा सकती है, उसके भविष्य की, विकास की गति की, केवल उसके रंग की, या फिर उसके आवाज की। तो कलाई के जब आप किसी भी बच्चे की कलाई का क्या कर रहे हैं, एक्सरे कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं उसकी विकास की गति से, कि आज उसकी कलाई का जो साइज है, ठीक है, उसकी हड्डी का जो भी साइज है वो धीरे धीरे क्या होगा, विकसित होगा। और मान लीजिए कुछ वर्षों के बाद दोबारा से आप क्या करेंगे, उसका ऐसा ही एक्सरे निकालेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। और कंपैरिजन से आपको ये पता लगता है कि विकास जो है वो हुआ है या नहीं है, ठीक है। तो जो बोन है वो क्या होगी, पूरी तरह से विकसित हो जाएगी, डेवलप्ड हो जाएगी, ठीक है। जो हमें ये दर्शाती है कि उसकी विकास की दिशा जो है वो बिल्कुल सही है, उचित दिशा में उसका विकास हो रहा है। तो ये विकास की गति को दर्शाता है। विकास का प्रतिमान कैसा होता है, केवल अव्यवस्थित होता है, अव्यवस्थित होते हुए भी निश्चित रूप से, निश्चित क्रम से उभरता है, केवल अदृश्य होता है, या केवल अज्ञात होता है। तो विकास का प्रतिमान मतलब विकास के जैसा ही, प्रतिमान का मतलब तो बिल्कुल वैसी ही चीज जो हम, तो इसको हम बोलते हैं अव्यवस्थित होते हुए भी एक ऐसा है, निश्चित है, ठीक है। मतलब अव्यवस्थित क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सभी में आपने देखा है कि बच्चों की जब हम बात करते हैं या फिर बच्चों के विकास की हम बात करते हैं, उसमें हमने पढ़ा था कि विकास सभी में समान होता है, ठीक है, समान रूप से होगा। लेकिन इसकी गति क्या हो सकती है, इसकी गति जो है वो अलग हो सकती है, भिन्न हो सकती है, आप कह सकते हैं, ठीक है। मतलब रेट ऑफ ग्रोथ जो है अलग हो सकता है, रेट ऑफ ग्रोथ की विकास का जो रेट है वो अलग है, लेकिन कैसा होगा, ये बिल्कुल निश्चित क्रम में होगा, कि सभी बच्चों में विकास एक सा ही होता है, कि पहले जो है वो धीरे धीरे क्या करता है, कि मान लीजिए विकास के क्रम में आप
बहुत सारी चीजों को ले सकते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है कि बच्चा, आपने देखा है कि सबसे पहले वो पहले 6 महीने तक वो सिर्फ लेटा हुआ है, लेट कर ही सारी गतिविधियां कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो धीरे धीरे क्या करता है, बैठना सीखता है, ठीक है। अपने आप को, अपनी गर्दन को संभालना सीखता है, बैठना सीखता है, ठीक है। धीरे धीरे फिर वो खड़ा होना सीखता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या करेगा, वो अपने पैरों से चलने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, वो दौड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्रम सब में सेम रहेगा, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई बच्चा पहले भाग रहा है बाद में बैठना सीखेगा। तो इसी को कहते हैं कि व्यवस्थित है, लेकिन व्यवस्था के साथ कैसा है, अव्यवस्थित भी है। तो कुछ बच्चे जो आपने देखा है कि 6 मंथ में ही वो बहुत अच्छे से जो है वो खड़े होने या बैठने लग जाते हैं, अपने आप को प्रॉपर तरीके से संभाल लेते हैं। कुछ बच्चों को 1 वर्ष लग जाता है, ठीक है। बैठने में ही वो 1 वर्ष ले लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है, हो सकता है उनकी, उनका जो पोषण है उसकी कमी हो, ठीक है। हो सकती है उनकी जो शारीरिक क्षमता है वो उतनी ज्यादा नहीं अच्छी है, या फिर उनका वातावरण उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा आप कोशिश करते हैं, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि कोशिश ही नहीं की गई उसे बिठाया जाए या उसे खड़ा करके चलाया जाए। इस चीज पर भी ये चीजें डिपेंड करती हैं। तो इसलिए ये कैसा है, अव्यवस्थित और क्रम में होता है। फिर विकास की विशिष्टता का तात्पर्य क्या है, केवल एक ही कौशल का विकास होना, सभी संकुलों का विकास होना, या फिर केवल शारीरिक विकास होना, या केवल बौद्धिक विकास होना। तो विशिष्टता, विकास की विशिष्टता क्या दर्शाती है, हर एक विकास को दर्शाती है। उसमें आपके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संज्ञानात्मक हर विकास को हम लेकर चलते हैं। बालक के विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, केवल विद्यालय का नाम, उसकी बुद्धि, केवल दोस्तों का समूह, या केवल खिलौने। तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है, उसकी बुद्धि, उसकी मानसिक क्षमता। तो आपने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो है बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत सारे बच्चे इतने एक्टिव नहीं होते हैं। तो ये उनकी एक मानसिक क्षमता को दर्शाता है, ठीक है। और ये मानसिक क्षमता किसके आधार पर हो सकती है, आपके वंश क्रम के अनुसार, मतलब माता पिता से जो आपको गुण मिले हैं उस आधार पर आपकी जो बुद्धि है वो विकसित होती है। बुद्धि का प्रभाव बालक के विकास पर कैसा बताया गया है, केवल मंद, तीव्र गति प्रदान करने वाला, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या सामाजिक विकास को ये क्या करता है, रोक देता है। तो बुद्धि का प्रभाव क्या करता है, बुद्धि का प्रभाव आपको तीव्र गति प्रदान करता है, ठीक है। कि अगर आपकी मेमोरी शार्प है, आप जल्दी चीजें सीख लेते हैं, आप ज्यादा एक्टिव हैं चीजों को करने में, तो आपके विकास की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपने देखा कुछ बच्चे बहुत जल्दी एक एज ग्रुप में उन्होंने एडिशन भी सीख लिया, मतलब अक्षरों को, मैथमेटिक्स स्किल डेवलप हो गया है कि जोड़ना भी आता है, घटाना भी आता है, बड़ी जल्दी जल्दी कैच कर लेते हैं। और बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको बहुत समय लगता है इस स्किल को सीखने में, ठीक है। तो इससे क्या है, आपकी सीखने की गति जो है वो तीव्र हो जाती है। यौन ग्रंथियों का विकास का कैसा प्रभाव पड़ता है, केवल मानसिक, केवल शारीरिक, शारीरिक और मानसिक दोनों, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यौन ग्रंथियों का विकास पर कैसा प्रभाव पड़ता है, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। कि जब भी आपके शरीर की जितनी भी ग्लैंड्स, ग्रंथियां होती हैं, उनसे निकलने वाले जितने भी केमिकल्स होते हैं, वो आपके अंदर शारीरिक परिवर्तन को भी लेकर आते हैं और मानसिक परिवर्तन को भी, ठीक है। तो जैसे आपको इमोशनली वीक बनाते हैं, बहुत बार आपने देखा है कि जो टीनेजर्स होते हैं वो इमोशनली बड़े वीक हो रहे हैं, ठीक है। तो उस वक्त क्या है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, तो वो उनके अंदर सेंसिटिविटी लेकर आते हैं। आपने देखा है कि जो फिजिकल, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, बहुत सारे लोगों की हाइट नहीं बढ़ती है, वो इसका कारण ये हो सकता है कि हो सकता है जो ग्रोथ हार्मोन है वो प्रॉपर रिलीज नहीं हो रहा है, या फिर आपका न्यूट्रिशन ऐसा है कि वो उस वजह से रिलीज ही नहीं हो पा रहा, या बहुत सारे लोगों की हाइट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये भी ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये आपके
शारीरिक और मानसिक दोनों विकास को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। यौन परिपक्वता लड़कों और लड़कियों की अपेक्षा कब आती है? ठीक है, तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में ये कैसे आती है, शीघ्र आती है, यानी जल्दी आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन बी जो है इसके लिए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कि प्यूबर्टी की जो एज है वो गर्ल्स में 13 की होती है, जबकि बॉयज में ये 14 से 15 वर्ष की भी होती है। ग्रंथियों का स्त्राव बालक के विकास को कैसे प्रभावित करता है? केवल बाहरी रूप से, अंतःस्त्राव के प्रभाव से, केवल शारीरिक रूप से, या फिर इसका कोई भी प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलता? तो ग्रंथियों का प्रभाव क्या करता है, ग्लैंड्स की बात हो रही है, और इससे क्या निकलती है, अंतःस्त्राव। ठीक है, मतलब ये आपके शरीर के अंदर सीक्रेट होते हैं। ठीक है, आपके शरीर के अंदर रिलीज होते हैं, तो आंतरिक प्रभाव आपको इसका देखने को मिलता है। फिर ग्रंथियों के अध्ययन के क्षेत्र में नवीनतम प्रस्तुत किसने किए हैं? प्लूटो ने, रूसो ने, फ्राइड ने, या ग्रंथियों के विद्वानों ने? तो इसके आधार पर फ्राइड ने क्या किए हैं, नवीनतम हमें ग्रंथियों के विकास के बारे में बातें बताई हैं जो हमारे ग्रंथियों के विकास से संबंधित है। पोषण बालक के विकास को कैसे प्रभावित करता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पूरा प्रभाव पड़ता है इसका शरीर पर, केवल मानसिक प्रभाव पड़ता है, या कोई प्रभाव? तो पोषण आपके शरीर को क्या करता है, प्रभावित करता है। आपने देखा है बहुत सारी चीजें अगर आप नहीं लेते हैं तो आपके मानसिक प्रभाव को, जैसे सोल्ट है, शुगर है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, आपको शरीर और मानसिक दोनों प्रकार की चीजों से प्रभावित करती हैं। तो भोजन आपके लिए क्या है, आपके शरीर को हर प्रकार से प्रभावित करेगा अगर आप एक न्यूट्रिशनल फूड नहीं ले रहे हैं तो। बालक के आहार में किन तत्वों का होना अनिवार्य है? केवल प्रोटीन का, केवल वसा का, विटामिन, प्रोटीन, वसा, लवण, चीनी, सभी का, या केवल चीनी का? तो एक बैलेंस डाइट में हमने पढ़ा था कि बच्चे की बैलेंस डाइट में विटामिन, प्रोटीन, वसा, लवण, खनिज लवण जिसे आप कहते हैं, और शुगर, सभी का होना क्या है, बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, जो आपके हर एक विकास को क्या करता है, पॉइंट करता है। सिर पर चोट लगने से बालक का कैसा विकास अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाएगा? केवल शारीरिक, केवल बौद्धिक, मानसिक, या सामाजिक? तो अगर किसी बच्चे के सिर पर चोट लग जाती है तो हो सकता है उस चोट के कारण उसकी मानसिक क्षमता क्या हो, प्रभावित हो। ठीक है, और इसके कारण उसकी मानसिक विकास में क्या आएगी, बाधा आएगी। गर्भकाल में माता के धूम्रपान और औषधियों के सेवन का प्रभाव गर्भ में स्थित बच्चे पर क्यों पड़ता है? क्योंकि माता का मन शांत रहता है, टॉक्सिन के प्रभाव के कारण, क्योंकि बालक को भूख लगती है, क्योंकि बालक जो है वो सो जाता है। ठीक है, तो कोई भी चीज कोई मदर कंज्यूम कर रही है तो इसका इफेक्ट उस पर इसलिए पड़ता है क्योंकि टॉक्सिन के प्रभाव के कारण, मतलब कोई भी मेडिसिन आप कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी अल्कोहल या स्मोकिंग जैसे प्रोडक्ट को आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो इससे निकलने वाले जो भी विषैले पदार्थ हैं वो आपके बच्चे पर क्या डालेंगे, प्रभाव डालेंगे। फिर हरलोक ने किन मतों की पुष्टि नहीं की? जन्म पूर्व प्रजातीय प्रभाव बालक के विकास में महत्वपूर्ण है। पोषण, शुद्ध वायु और प्रकाश, प्रजाति, या चोट? मतलब ये कहना चाहते हैं कि हरलोक ने ऐसे कौन से मत को स्पष्ट नहीं किया है जो किसी बच्चे के विकास को क्या करता हो, प्रभावित करता हो। तो किसी बच्चे के विकास को पोषण है प्रभावित करता है, शुद्ध वायु प्रकाश नहीं मिलेगा तो भी उसका विकास प्रभावित होगा, चोट लग जाए तो भी उसका विकास प्रभावित होता है, लेकिन प्रजाति, अगर वो किसी अलग प्रजाति में जन्म ले लेता है तो उसका विकास इस चीज से कभी भी प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो स्पीसीज की बात हो रही है यहाँ पे, आपने देखा है हर एक चीज की अलग अलग स्पीसीज, प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, और अगर आपका जन्म किसी भी प्रजाति में होता है तो इससे आपका विकास कभी भी नहीं रुकता है। डेनिस ने पर बालक के विकास पर किसका अध्ययन किया है? परिवार का, बुद्धि का, संस्कृति का, या फिर पोषण का? तो डेनिस ने बालक के विकास के आधार पर क्या किया है, संस्कृति का अध्ययन,
तो हमने पढ़ा था कि संस्कृति के आधार पर आपको हो सकता है कि अलग अलग बच्चों में अलग अलग व्यवहार देखने को मिले या उनके विकास में कोई अलग बात देखने को मिले। तो अगर आप किसी विशेष प्रजाति, किसी जनजातीय समूह में आपका जन्म होता है तो वहां पर होने वाली शिक्षा या व्यवहारिक ज्ञान से हो सकता है आपके विकास में, आपकी संस्कृति में क्या देखने को मिले, परिवर्तन देखने को मिले। तो इन्होंने इसका अध्ययन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 57, डेनिस ने अमेरिका के रेड इंडियन बच्चों के समूह तथा सामान्य अमेरिकी बच्चों के अध्ययन पर क्या निष्कर्ष निकाला? सांस्कृतिक विभिन्नताएं होते हुए भी रेड इंडियन बच्चों को सामान्य अमेरिकी बच्चों के समान देखा गया। रेड इंडियन बच्चे अधिक बुद्धिमान होते हैं या अमेरिकी बच्चे शारीरिक रूप से ज्यादा मजबूत होते हैं या दोनों में कोई भी समानता नहीं होती? तो जब उन्होंने, डेनिस ने इस चीज का अध्ययन किया था तो उन्होंने ये पाया था कि जो सांस्कृतिक विभिन्नताएं होते हुए भी क्या होता है, मतलब संस्कृति अलग अलग हो सकती है लेकिन उसके बावजूद भी जो रेड इंडियन बच्चे हैं वो क्या है, बिल्कुल अमेरिकी बच्चों के कैसे हैं, समान है। परिवार में बालक का विकास किस पर निर्भर करता है? परिवार की आर्थिक स्थिति पर, केवल परिवार के आकार पर, परिवार की उपस्थिति, प्रेम और उसके प्यार पर, केवल बाहरी लोगों के प्रभाव पर। तो किसी भी परिवार में किसी बच्चे की जो विकास है उसकी स्थिति उसके परिवार में उपस्थिति। तो आपने देखा है बहुत सारे बच्चों को क्योंकि वो फर्स्ट चाइल्ड है इसलिए ज्यादा प्रेम मिल रहा है, ठीक है, हो सकता है वो लास्ट चाइल्ड है इसलिए ज्यादा प्रेम मिल रहा है, और इस आधार पर उनके परिवार में उनकी स्थिति उसके विकास पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। लिंगरेन ने विकास की अवस्थाओं के वर्गीकरण के लिए किसको आधार बनाया है? केवल शैक्षिक योग्यता को, हमारे जीवन के विस्तार, अनुभव और आरंभिक अवस्थाओं की समस्या को, केवल धन या केवल शारीरिक शक्ति को? तो लिंगरेन ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया और उस वर्गीकरण का आधार उन्होंने किसे बताया? हमारे जीवन के विस्तार, अनुभव और आरंभिक अवस्थाओं की समस्या को। हर्षी, यहाँ पर महर्षि आएगा, ठीक है। महर्षि के मत के अनुसार विकास की प्रक्रिया का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? केवल एक अवस्था में, दो अवस्थाओं में, पांच अवस्थाओं में या फिर तीन अवस्थाओं में? तो विकास का वर्गीकरण पांच अवस्थाओं में किया जाता है, ठीक है। तो जैसे शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, उसे में हम उत्तर बाल्य अवस्था को गिनते हैं, फिर आती है किशोर अवस्था और फिर आती है युवा अवस्था, ठीक है। और अगर आप बाल्य अवस्था को नहीं लेना चाहते तो हम वृद्धावस्था, ठीक है, उसको भी इसमें ले सकते हैं। तो पांच अवस्थाएं आपको किसी भी विकास के स्तर की देख